हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पॉलीमर्स के बारे में। आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है पॉलीमर्स, इसके बारे में बात करेंगे। पॉलीमर्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले तो वर्ड जो पॉलीमर्स लिया गया है, ग्रीक वर्ड है। पॉलीज का मतलब होता है एक से अधिक और मर्स का मतलब होता है भाग अथवा इकाई। ठीक है, तो एक से अधिक जो छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर, यानी ये छोटी छोटी इकाइयाँ कम अणुभार वाली होती हैं, सरल होती हैं, ये मिलकर समान भी हो सकती हैं, भिन्न भी हो सकती हैं, मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, यानी बहुलीकरण प्रक्रिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक से अधिक समान या भिन्न संरचना वाले कम अणुभार वाले अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। इसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं प्रोपीन का। तो एन प्रोपीन यूनिट्स मिलकर क्या बनाती हैं? पॉलीप्रोपीन। कौन सा बहुलक बनाती हैं? पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन के बहुत सारे अणु मिलकर पॉलीप्रोपीन्स बनाते हैं। तो यहाँ जो मोनोमर्स होती है, यानी सिंगल इकाई को क्या बोलते हैं हम? जैसे ये इसको बोलते हैं हम मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर, यानी एकलक। और ये बहुत सारे एकलक मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर, यानी पॉलीप्रोपीन, बहुलक बनाते हैं। और किसी भी बहुलक में इन एकलक इकाइयों की संख्या को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी बहुलकीकरण की मात्रा। और एक कंप्लीट इकाई जो बहुलक में बार बार रिपीट हो रही है उसे हम बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर किसी बहुलक में जो ये एकलक हैं या मोनोमर्स हैं, इनकी जो संख्या है 10 से लेकर 100 तक है तो उसे हम बोलते हैं ओलिगोमर। और अगर 100 से अधिक है तो हम उसे बोलते हैं पॉलीमर, यानी क्या बोलते हैं? हाई पॉलीमर। देखो, पॉलीमर्स में यूनिट्स के आधार पर, यूनिट्स क्या होती है? एकलक इकाइयाँ, उनको यूनिट्स भी बोलते हैं। तो एक यूनिट्स के आधार पर, यानी एकलक इकाइयों के आधार पर दो प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं। एक तो होते हैं होमोपॉलीमर। होमो का मतलब होता है सेम। अगर किसी पॉलीमर में सेम टाइप की यूनिट्स हैं, एकलक इकाइयाँ हैं, उस पॉलीमर को हम किस में रखेंगे? होमोपॉलीमर, यानी क्या कहलाएगा वो? होमोपॉलीमर। जैसे पॉलीएथीन। पॉलीएथीन में एथिलीन की यूनिट का रिपीटिंग होता है, तो ये किससे बनता है? एथिलीन यूनिट से बनता है। इसे हम बोलते हैं पॉलीएथिलीन। तो इसमें सेम प्रकार की यूनिट्स हैं, इसे हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। एक इसी प्रकार पॉलीवाइनिल क्लोराइड में भी कौन सी हैं? सेम प्रकार की विनाइल क्लोराइड से भी ये बनता है, तो ये भी क्या हुआ? होमोपॉलीमर। ठीक है, दूसरा होता है कोपॉलीमर। अगर मोनोमर्स, यानी क्या हो? मोनोमर्स सेम ना हो, उस पॉलीमर के अंदर मोनोमर क्या हो? दो या दो से अधिक प्रकार की इकाइयाँ हों, तो इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड पॉलीमर या कोपॉलीमर। ठीक है, जैसे नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 को देखें तो इसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं? एक तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन्स, जिसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 NH2, और दूसरा होता है एडिपिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C+OH CH2 COOH। इसी प्रकार टेरिलीन एस्टर का पॉलीमर्स होता है। इसके अंदर भी दो प्रकार की यूनिट्स हैं, 1,2 इथेन डाइओल, यानी ग्लाइकोल भी बोलते हैं इसको, CH2OH, और टर्थेलिक एसिड, यानी COOH C6H4COOH का पॉलीमर। तो दो प्रकार के पॉलीमर होते हैं। होमोपॉलीमर, सेम यूनिट्स होनी चाहिए पॉलीमर में, होमोपॉलीमर में आएगा। अगर दो या दो से अधिक प्रकार की, यानी डिफरेंट यूनिट्स हैं, वो किस में आएगा? कोपॉलीमर में आएगा। अब हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखें तो पॉलीमर को कितने 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 बेसिस पे हम बांट सकते हैं? 5। एक तो स्रोत के आधार पर, यानी जिससे ये प्राप्त होता है उसके आधार पर, स्ट्रक्चर्स के आधार पर, सिंथेसिस के आधार पर, श्रृंखला के आधार पर, उसकी श्रृंखला किस टाइप की है, लीनियर है, ब्रांच्ड है, और आणविक बलों के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो क्लासिफिकेशन देखते हैं वो सोर्स के आधार पर। ठीक है, तो सोर्स यानी कहाँ कहाँ से मिलता है, इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक और एक सिंथेटिक। यानी प्राकृतिक पॉलीमर तो वे होते हैं जो प्रकृति से भी प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं।
उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक पॉलीमर। जैसे सेल्यूलोज होता है, लकड़ी से मिलता है, ठीक है, किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है, पेड़ों से प्राप्त होते हैं, गेहूँ चावल इत्यादि। जैसे स्टार्च हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये बीटा डी का, ये अल्फा डी का है। प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड, प्राकृतिक रबड़, आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रीन को याद रखना आप। प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल हैं। एक होता है सिंथेटिक बहुलक, एक होता है सिंथेटिक, एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो हम सिंथेसिस करते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल हम अगर बात करें तो एक तो पॉलीएथिलीन, जैसे ये एथिलीन किसने बनाया, मानव निर्मित है, तो पॉलीएथिलीन सिंथेटिक है। पॉलीएमाइड हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, बैकेलाइट, ये सारे कौन से हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में ये यूज होते हैं। तो पॉली आइसोप्रीन यानी ये आइसोप्रीन होती है, ये कौन सी है, आइसोप्रीन की सिंगल यूनिट्स का फॉर्मूला है CH2CCH3 डबल बॉन्ड CH2 की पावर n। ये सिंगल क्या है, आइसोप्रीन है, पॉलीएथिलीन, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन देखें तो स्ट्रक्चर्स के आधार पे पॉलीमर्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक स्ट्रक्चर हो सकती है लीनियर पॉलीमर की, यानी सारी की सारी जो यूनिट्स होती हैं क्या हो, स्टेट चेन के अंदर हो, तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। और ये जो आप पास पास कंप्लीटली पैक हो जाती हैं, और इस प्रकार के पॉलीमर्स का जो गलनांक हो गया, घनत्व, तनन सामर्थ्य क्या होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि पास पास होते हैं, तो ये जो तीनों जो कैरेक्टर होते हैं इसके हाई होते हैं, ठीक है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल बंध हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो नाइलॉन है, और HDPE यानी अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीमर, और पॉलिएस्टर इत्यादि। दूसरा पॉलीमर की बात करें तो इसमें जो दूसरा आता है वो होता है शाखित पॉलीमर, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टेट चेन के साथ साथ क्या होना चाहिए, ये इस प्रकार से शाखाएं निकली रहती हैं, तो इस प्रकार के पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर। लेकिन इसका गलनांक, घनत्व, जो तनन स्ट्रेंथ जो होती है ये क्या होती है, कम होती है, बंध इसमें कम प्रबल होते हैं, क्योंकि शाखाएं बीच में क्या है, इसका स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, इस कारण ये कम होती है। इसका एग्जाम्पल है LDPE, कम घनत्व वाली पॉलीथीन, ग्लाइकोजन हो गया, एमाइलोपेक्टिन, ETC। तीसरी टाइप के जो स्ट्रक्चर्स के आधार पे पॉलीमर्स होते हैं वो होते हैं 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है, त्रिविमीय क्रॉस लिंक बहुलक। इस प्रकार के जो पॉलीमर्स होते हैं वो जाल के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे ये दिखाया गया है, ये जाल के रूप में होते हैं। इस प्रकार से पॉलीमर की शाखाएं होती हैं, क्रॉस भी होती हैं, इस प्रकार से ये पैक होती हैं, ठीक है, इस पर क्रॉस लिंकेज होते हैं। और इनका जो पॉलीमर्स का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और एकलक यूनिट्स के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, ये हार्ड होते हैं, दृढ़ होते हैं, ये पिघलते जल्दी नहीं हैं, ठीक है, और अधिक गर्म करने पर ये जलने लगते हैं। इन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल होता है जैसे बैकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हो गया, और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ये कौन से तीनों थे, स्ट्रक्चर्स के आधार पे 3 प्रकार के पॉलीमर्स हमने पढ़े। एक होता है लीनियर, जिसमें स्ट्रेट चेन होता है और आसानी से पैक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और दूसरा होता है ब्रांच्ड, जिसमें स्ट्रेस क्रिएट होता है ब्रांचिंग के कारण। और तीसरा होता है क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। इसी प्रकार सिंथेसिस के आधार पर भी 2 प्रकार के पॉलीमर होते हैं। एक होता है एडिशन पॉलीमर, दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन मतलब योगात्मक पॉलीमर्स। इस प्रकार के जो पॉलीमर्स यानी बहुलक जो बनते हैं, इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में ऐड होती रहती हैं। ऐड होने, बहुत सारी यूनिट्स ऐड होने के बाद बहुलक बनता है, इसे हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर यानी योगात्मक बहुलक। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकलते, केवल जुड़ते ही जुड़ते, यानी जो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर यूनिट्स होती है उसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, ये क्या होता है, जुड़ता रहता है। तो इस प्रकार के पॉलीमर्स को हम क्या बोल किस में रख सकते हैं, होमोपॉलीमर्स में रख सकते हैं, यानी सेम यूनिट्स होती है, इसमें भी सेम यूनिट्स होती हैं। तो इसी प्रकार जैसे टेफ्लॉन,
पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन यानी टेफ्लॉन इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसकी N जो यूनिट्स होती हैं आपस में कैटलाइज्ड होकर क्या बनाती हैं? टेफ्लॉन बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? टेफ्लॉन। इस प्रकार से F F F और F, इस प्रकार से ये N यूनिट्स चलती रहती हैं। तो ये होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल यानी एक्राइल नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CN यानी 2 कार्बन को बोलते हैं, 3 कार्बन को हम बोलते हैं एक्राइल। ठीक है, और CN क्या है? नाइट्राइल। तो एक्राइल नाइट्राइल इसके बहुत सारे जो N यूनिट्स आपस में कंडेंस्ड एडिशन करके क्या बनाती हैं? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमर्स। ठीक है, इसे हम आरलोन भी कहते हैं और इसे आरलोन भी बोला जाता है। ये रेसे बनाने में, आरलोन जैसे रेसे वगैरह में यूज होता है ये पॉलीमर्स। और सिंथेसिस के आधार पे दूसरा पॉलीमर्स जो होता है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर। इस प्रकार के जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें क्या होता है? 2 यूनिट्स यानी जैसे 2 यूनिट्स जो होती हैं आपस में कंडेंस होकर क्या है? कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बाहर भी निकलती है। रिएक्शंस के दौरान क्या होता है? जब ये पॉलीमर्स बनते हैं रिएक्शंस के दौरान कुछ स्मॉल जैसे H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, अमोनिया निकल गया, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार के पॉलीमर्स को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो क्या निकलता है? जैसे जल निकल गया, अल्कोहल निकल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड निकल गया, अमोनिया निकल गया। तो इस प्रकार के पॉलीमर्स यहाँ से बाहर निकलते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखें तो पॉलिएस्टर जैसे टेरिलीन डेक्रोन जो रेसा बनाते हैं उसमें क्या सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टेरिलीन में कौन कौन सी यूनिट्स, 2 यूनिट्स यूज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एथिलीन ग्लाइकोल यानी CH2OH CH2OH, और दूसरा होता है टरथेलिक एसिड यानी COOH, फिर बेंजीन COH यानी 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं टरथेलिक एसिड। तो इस प्रकार से ये बनता है टेरिलीन या डेक्रोन भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है जैसे बेकेलाइट बनता है, फिनोल फार्मेल्डिहाइड बहुलक जिसको बोलते हैं बेकेलाइट यानी फिनोल इसकी फार्मेल्डिहाइड से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? ये कंपाउंड बनता है। और इस प्रकार ये बहुत सारे कंपाउंड यानी फिनोल की जो दोनों ऑर्थो पैरा पे CH2OH ग्रुप ऐड होके क्या बना लेता है? ये बेकेलाइट या फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाता है। ठीक है, अगर ये ऑर्थो से कंडेंस होता है तो उसे नोवालैक बोलते हैं, और पैरा से भी कंडेंस होने लग जाता है तो उसे बोलते हैं बेकेलाइट।